हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोनाली मैम की क्लास में। तो बच्चों, कई बार आप सभी के कमेंट आते हैं कि मैम आखिर कैसा होगा हमारा जेएनवी का 28 नवंबर का पेपर। तो जी हाँ, आपके मन में कई बार प्रश्न भी होगा कि मैम एग्जाम यानी कि हमारा प्रश्न पत्र जो है उसमें हिंदी का जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा कठिन आएगा या फिर बहुत ज्यादा आसान आएगा। तो चलिए आज आपके इस डाउट को खत्म करते हैं और कुछ हिंदी के प्रश्न भी मैम लेकर आई हैं जिसमें आप सभी को 100% ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर कैसा होता है जेएनवी का प्रश्न पत्र हिंदी का। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि जो आपके मन में डाउट है कि मैम 28 नवंबर को हमारा जो एग्जाम होने वाला है, यानी कि 28 नवंबर को हमारी जो परीक्षा होगी उसमें क्या सारे के सारे प्रश्न कठिन आएंगे? और अगर सारे कठिन होंगे तो मैम हम कैसे करेंगे? या फिर अगर मैम सारे के सारे प्रश्न आसान हो जाएंगे तो मेरिट तो आसमान छुएगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेरिट की। तो बेटा मेरिट का किसी को भी, आप भले ही कितने भी यूट्यूब पर वीडियोस देख लो, कोई अलग अलग प्रलोभन दे दे आपको कि बेटा मेरिट इतनी ही जाएगी, वो सभी वीडियो बिल्कुल बेकार हैं, एकदम निरर्थक। उन सभी वीडियो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक प्रश्न पत्र नहीं आता, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, जब तक बच्चे पेपर देते नहीं है, तब तक मेरिट का अंदाजा लगाना बिल्कुल नकारात्मक, बिल्कुल बेकार बात है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए कि मैम मेरिट हाई जाएगी या मेरिट लो जाएगी, हमारा होगा या नहीं। इन सब बातों को भूलकर सबसे पहला पॉइंट आप सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिए कि आखिर आप मेहनत कहाँ कर रहे हैं और मेहनत कैसी कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर अपनी मेहनत पर विश्वास है, आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो यकीन मानिए आपका नाम नवोदय लिस्ट में जरूर होगा। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं कि आखिर मैम प्रश्न कैसे होते हैं, एग्जाम आसान होगा या फिर कठिन होगा। तो बेटा हिंदी का कहें या फिर यूं कहें कि कोई भी परीक्षा जो आपके जीवन में, हर एक तरह की परीक्षा, चाहे वो आपकी 6वीं हो, 7वीं हो, 10वीं 12वीं हो, है ना, या कोई भी परीक्षा हो, वो ना तो आसान होती है ना तो कठिन होती है। मैम ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि बेटा जो क्वेश्चन हमें आता है, यानी कि जो प्रश्न हमें आता है, तो हमें वो बहुत आसान लगता है। याद है आपको बचपन में एबीसीडी भी कितनी कठिन लगती थी, क्योंकि भैया मार मार के रटाई जाती थी, वो भी नहीं आती थी हमें। एम के बाद पी बोल देते थे, पी के बाद एल बोल देते थे, पता नहीं क्या ही बोलते थे, क्योंकि हमें उस समय पर वो नहीं आती थी। और इतना रटाया गया कि आज तो हमें नींद में भी कोई पूछे तो वो भी बता देंगे। तो ये होता है तरीका, तर्क होता है कि आपको जो चीज आती है वो आपको आसान लगती है, जो क्वेश्चन, जो टॉपिक, जो विषय आपको पसंद होता है वो आपको बहुत आसान लगता है, और जो आपको नहीं आता या जिसमें आप परिपक्व नहीं होते हैं वो आपको कठिन लगता है। तो सबसे पहली बात कि हम अपने पाठ्यक्रम को 100% करके जाएंगे कंप्लीट, यानी कि हमारा सिलेबस जो होगा, हमारा जो हिंदी का पाठ्यक्रम होगा, वो मैम आपको 100% कंप्लीट करा देंगी। तो पेपर कहीं से भी आए, कैसा भी पूछा जाए, इससे आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, तो हमारा पाठ्यक्रम 100% अगर कंप्लीट होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रश्न कहां से पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा, आसान हो या कठिन, हमारा पेपर एकदम बेस्ट जाने वाला है। ठीक है जी, अब आपके मन में दूसरा सवाल है कि मैम प्रश्न पत्र आसान होगा या कठिन, जिसका भी मैम ने आपको पॉइंट बता दिया है कि बेटा प्रश्न पत्र कैसा भी हो, अगर आपने अपना सिलेबस 100% कंप्लीट किया है, पूरा किया है, तो आसान होगा, कठिन होगा, मेरिट कितनी जाएगी, इन सब बातों से अब आप दूर रहिए। और आप सभी से मैम ये आशा कर रही है कि आपने अपने एग्जाम, जैसे ही आपने फॉर्म भरा है उसके बाद से आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में लग चुके हो। ठीक है जी, तो अब ये सारे के सारे डाउट्स अपने मन से निकाल दीजिए कि मैम मेरिट कैसी जाएगी, प्रश्न पत्र कैसा आएगा, हम कर पाएंगे या नहीं। आप बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, और अपने अंदर हमेशा ये आत्मविश्वास बनाकर रखिए कि अगर हमसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा और अगर हम अपने पाठ्यक्रम को पूरा करके गए हैं तो 100% जेएनवी में हमारा सिलेक्शन होना तय है। ठीक है जी, अब बात आती है कि मैम जो भी हमारा, यानी कि यूं कहें, अगर मैम आपको बताना चाहें तो बेटा ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि 25 क्रमांक, यानी कि 25 नंबर की आपसे हिंदी पूछी जाती है, जिसमें प्रश्नों की संख्या होती है कुल 20, यानी कि प्रश्न जो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 20 प्रश्न होते हैं, और क्रमांक जो होते हैं यानी कि नंबर जो होते हैं वो 25 होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम कितने प्रश्न होते हैं, 20। बेटा अनुच्छेद आते हैं, ये तो मैम ने आपको पहले भी बताया है, हिंदी में आपसे अनुच्छेद पूछे जाते हैं और अनुच्छेद की संख्या होती है 4। प्रत्येक अनुच्छेद में प्रश्न होते हैं 5, और 5-5 प्रश्न मिलकर कुल बनाते हैं 20 प्रश्न। ठीक है, 5-5 प्रश्न मिलकर कुल बनाते हैं 20 प्रश्न। अब बात की जाए तो ये 20 प्रश्न कैसे होते हैं, तो बेटा अनुच्छेद का पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न
पूरी तरह से अनुच्छेद से ही संबंधित होता है। लेकिन कई बार कई अनुच्छेद में ऐसा भी होता है कि अनुच्छेद का चौथा और पांचवा प्रश्न, किसी किसी अनुच्छेद में तो सारे प्रश्न अनुच्छेद से ही दिए होते हैं, पैराग्राफ से ही दिए होते हैं, और किसी किसी अनुच्छेद में ऐसा होता है कि चौथा और पांचवा प्रश्न व्याकरण खंड से संबंधित होता है। व्याकरण खंड जिसमें आपका शब्दावली का भाग पूछा जाता है, जिसको आप वोकैब सेक्शन कहते हैं। अब शब्दावली में क्या आता है मैम? शब्दावली में पूछा जाता है आपका पर्यायवाची, शब्दावली में विलोम शब्द आ सकता है, समानार्थी शब्द आ सकते हैं, अनेकार्थी शब्द आ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ। तो मैम आपको अनुच्छेद भी कराएंगी, मैम आपको शब्दावली भी कराएंगी, बस आपको अपना आत्मविश्वास बनाकर रखना है। तो आइए अब देखते हैं कि आखिर जेएनवी में प्रश्न पत्र यानी कि पूछे जाने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है जी, तो अगर आपसे विशेष रूप से मैम बताना चाहें तो आपकी ही क्लास में यहाँ पर देखिए मैम ने बताया भी हुआ है आपको कि बेटा हिंदी जो है वो लैंग्वेज टेस्ट जो है वो आपका कुल 20 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 25 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 25 नंबर के होते हैं। और आपकी जेएनवी की कंप्लीट तैयारी के लिए मेधावी बैच आ चुका है, तो आप सभी मेधावी बैच से इनरोल हो सकते हैं जल्द से जल्द, अगर आप भी जेएनवी में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। देखिए यहाँ पर एक अनुच्छेद मैम ने रखा हुआ है, जिसमें हम पढ़कर प्रैक्टिस करके समझ पाएंगे कि आखिर अनुच्छेद मैम होता कैसा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही अनुच्छेद आज मैम लेकर आई हैं, जिससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आखिर अनुच्छेद होता कैसा है। ठीक है, तो बात की जाए, पहला अनुच्छेद यहाँ पर है कि लड़के लड़कियों ने आपस में काम बांट लिया। ठीक है, अनिल और जीनत अपने घरों से 2 बड़ी टोकरियां ले आए। बच्चों ने इधर उधर बिखरे हुए कागज के टुकड़े, खाली बोतलें और प्लास्टिक बैग टोकरियों में रखे और पास के कूड़ेदान में उन टोकरियों को पलट दिया। उन्हें मालूम था कि कूड़ेदान को साफ करने एक कूड़े वाला ट्रक रोज आता है। वहां समाप्त होते होते पार्क अपेक्षाकृत अधिक साफ सुथरा लग रहा था। उस दिन के बाद बच्चों ने तय कर लिया कि उनका पार्क साफ सुथरा और बिना कूड़े का दिखाई पड़े। अगर हम सब भी साथ में सोच लें कि हम सब बेहतर साफ सफाई करें, जैसे कि हमारा आसपास का परिवेश वातावरण साफ सुथरा दिखाई दे, तो ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर हम बैठे रहे और सोचे कि साफ सफाई हो जाए, तो शायद कूड़ा फैलाने वाले करोड़ों लोग हैं और साफ सफाई करने वाले सिर्फ और सिर्फ हजारों या लाखों में। इसके कारण सफाई तो होगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी की हम अपेक्षा रखते हैं। इसके लिए हमें खुद भी जुटना पड़ेगा, है ना? आप सभी अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखते हैं कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि उस दिन के बाद बच्चों ने तय कर लिया कि उनका पार्क साफ सुथरा और बिना कूड़े का दिखाई पड़े। अनिल के पिता ने फूलों की क्यारियां बनाने में उनकी मदद की और बच्चों ने बारी बारी से बीजों की सिंचाई की। जब फूल खिले तो पास पड़ोस का प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो उठा। प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो उठा। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है भाई। कह रहे हैं पहला प्रश्न लिखा हुआ, और ऐसे ही प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में भी पूछे जाएंगे। पास पड़ोस में सब लोग प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि वे पार्क में टहल सकते थे, पार्क में कूड़ा करकट नहीं रह गया था, बाग में फूल खिल गए थे, या फिर बच्चों ने अपनी मदद खुद की थी। तो चलिए, अनुच्छेद में तो हमें बताया गया ना कि लोग क्यों प्रसन्न थे। लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि जब फूल खिले तो पास पड़ोस का प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो उठा। पास पड़ोस का प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो उठा। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बाग में फूल खिल गए थे। सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर। और ये विशेष रूप से ध्यान रखेगा कि बेटा अनुच्छेद कैसा भी हो, चाहे अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा हो, अस्पष्ट लिखा हो, हमें हमारा उत्तर वही करना है जैसा कि अनुच्छेद में लिखा है। अनुच्छेद से हटके हमें अपने विचारात्मक तरीके से कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। हमें उसी बात को सही मानना है जैसा कि अनुच्छेद में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? बच्चों ने नहीं उठाया। क्या नहीं उठाया? कागज के टुकड़ों को, प्लास्टिक बैगों को, खाली बोतलों को, या फिर कूड़ेदानों को। बताइए क्या हो जाएगा? तो बच्चों ने कूड़ेदान को नहीं उठाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि सुबह एक कूड़े वाला ट्रक जो है वो आता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हो जाता है कि तो टोकरियां ले आए, है ना, फूल इकट्ठा करने के लिए, है ना। वे टोकरियां किस लिए लाए थे? फूल इकट्ठा करने के लिए, कूड़ा करकट बटोरने के लिए, खाद धोने के लिए। मैम खाद की तो बात ही नहीं की गई है पूरे चैप्टर में, बीज की भी बात नहीं है, फूल की भी बात नहीं है, बल्कि कूड़ा करकट बटोरने के लिए वो टोकरियों को लेकर आए थे। अगला प्रश्न हो जाता है कि बटोरने का क्या अर्थ है? इकट्ठा करना, ढूंढना, ढोना, या फिर साफ करना।
साफ तो पार्क किया था उन्होंने, बल्कि बटोरना या फिर यूं कहें कि इसी का एक अर्थ हो जाता है संग्रह करना, संग्रह करना। ठीक है, तो बटोरना का मतलब हो जाता है इकट्ठा करना। क्या हो जाता है? इकट्ठा करना, जिसको आप अंग्रेजी में कलेक्ट बोलते हो। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी अनुच्छेद का अंतिम प्रश्न हो जाता है कि उदास का विपरीतार्थक शब्द बनाइए, बताइए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बेटा यहाँ पर प्रश्न जो है वो आपसे व्याकरण से पूछा गया है। तो यही मैम आपको समझाना और बताना चाह रही हैं कि जो बच्चे पूरी तरह से ये दिमाग बना लेते हैं ना कि मैम सारे प्रश्न जो है वो अनुच्छेद से ही तो होंगे। बेटा 3 प्रश्न तो अनुच्छेद से होते हैं, लेकिन चौथा और 5वां प्रश्न व्याकरण से संबंधित हो सकता है। इसलिए अपना व्याकरण यानी कि शब्दावली भाग भी मजबूत रखिए। ठीक है, तो विपरीतार्थक कहें या फिर इसी को हम विलोम भी कह देते हैं। शब्द कोई भी लिखा हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को हम विरुद्धार्थी भी कह देते हैं। तो आपसे कैसा भी शब्द पूछा जाए, होता इसका मतलब क्या है, जिसे आप अंग्रेजी में ऑपोजिट कहते हो या एंटोनियम्स कहते हो। ठीक है, क्या बोलते हो? ऑपोजिट, या फिर इसी को आप एंटोनियम्स कहते हो। ठीक, आई बात समझ में? तो उदास का क्या हो जाएगा? प्रसन्न, क्योंकि सब लोग प्रसन्न हो गए थे जब बाग में फूल खिले थे। ठीक है, तो यहां से मैम ने आपको एक अनुच्छेद बताकर ये बताना चाहे कि बेटा आपको शब्दावली पर भी उतना ही ध्यान देना है और अनुच्छेद पर भी उतना ही ध्यान देना, और आपकी कंप्लीट तैयारी मैम कराने वाली है। जिसके लिए शनिवार 15 अगस्त शाम 5 बजे एक स्पेशल सेशन भी है, जिसमें मैम कराएंगे आपको PYQs। क्या कराएंगे? मैम आपको 15 अगस्त शाम 5 बजे PYQs कराने वाली हैं। ठीक है, 5 बजे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, वो प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके आगे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद तो होगा ही, साथ साथ में शब्दावली का भाग भी मैम आपको कराएंगी। अब बात आती है कि मैम और कौन कौन से विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द पूछे जा सकते हैं। तो बेटा जब बात करते हैं, यहाँ पर आपसे उदास का पूछा है, या फिर इसके अलावा आपसे कुछ पर्यायवाची भी पूछे जा सकते हैं, कुछ पर्यायवाची भी पूछे जा सकते हैं आपसे। कौन कौन से पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं? कुछ सामान्य शब्द ही होंगे। देखो कभी भी बहुत क्लिष्ट पेपर नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या लेवल होना चाहिए। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, या फिर वो विलोम शब्द पूछा जा सकता है। ठीक है, वो विलोम हो सकता है, वो अनेकार्थी शब्द हो सकते हैं, अनेकार्थी शब्द हो सकते हैं, या फिर वो कोई मुहावरा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है जहां की व्याकरण से आपका प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है जी, और आज का सेशन, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती है मैम आपसे अगले वीडियो में, और क्लास में यानी कि इस वीडियो में आपने क्या कुछ सीखा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।